नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भय का सफर चैनल पर। आज मैं आपके लिए 5 दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाएं लेकर आया हूं जो नए घरों में घटी और जिनका अंत इतना भयानक था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जब नया घर लेते हैं तो उनके मन में उत्साह और उम्मीदें होती हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद, नए सेटअप का आनंद और एक सुरक्षित जगह तलाशने की खुशी। लेकिन कई बार इनके साथ अनजाने डर, अदृश्य परेशानियां और ऐसे रहस्य भी आ जुड़ते हैं जिनका अंदाजा हमें पहले से नहीं होता। इन 5 कहानियों में अलग अलग परिवार और अलग अलग व्यक्ति अपने नए घरों में नई शुरुआत करना चाहते थे, मगर उनका सामना ऐसी अजीब और डरावनी घटनाओं से हुआ जिसने उनका जीना मुश्किल कर दिया। हर घटना अपने आप में दिल दहलाने वाली है और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सचमुच हम अपने घरों में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन कहानियों को मैंने इस तरह चुना है कि हर एक अनुभव अपने आप में अनोखा हो। यहां आपको इंसानी मन की बेचैनी, अज्ञात शक्तियों का प्रकोप और उन आत्माओं का दर्द या क्रोध भी महसूस होगा जो किसी वजह से उसी जगह अटकी रह गई। नए निर्माणों में भी जमीन का अतीत, आसपास का माहौल या कभी कभार मानव मन की नकारात्मकता अजीब रूप ले सकती है। मैं आपको इन 5 कहानियों के सफर पर ले चल रहा हूं, जिन्हें सुनकर आप न सिर्फ रोमांचित होंगे बल्कि शायद थोड़े सावधान भी हो जाएंगे कि अगली बार जब आप किसी नए घर की तलाश करें तो महज खूबसूरत इंटीरियर या सस्ता दाम देखकर फैसला न करें। कभी कभी दीवारों के पीछे दबी किसी सिसकी या किसी छुपी आत्मा की पुकार उस नए पेंट, नए फर्नीचर या नए साज सज्जा से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। तो अगर आप तैयार हैं तो बत्ती हल्की कर लें, या अगर हिम्मत है तो अंधेरा कर लें और डूब जाइए इन 5 सच्ची खौफनाक कहानियों में, नए घरों से जुड़े ऐसे अनुभव जो आपकी नींद उड़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। लेकिन ध्यान रहे, जब आप अकेले अपने कमरे में बैठें या रात को कुछ आहटें सुने तो ये मत भूलिएगा कि कभी कभी डर सिर्फ आपके दिमाग का वहम नहीं होता। कोई चीज सचमुच आपके आसपास हो सकती है जिसका सामना करने के लिए हम मनी मन खुद को तैयार करते हैं, फिर भी अक्सर तैयार नहीं रह पाते। कहानी 1, दीवारों का मातम। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति सुरेश और राधिका के साथ घटी। दोनों ने लंबी नौकरी करने के बाद सोचा था कि अब एक शांत और छोटा सा घर लेकर रिटायरमेंट के दिन आराम से गुजारेंगे। उनको एक सुंदर सा मकान पसंद आया। सामने छोटी सी बगीचा, सफेद बाहरी दीवारें और अंदर घुसते ही उजाला उजाला सा माहौल। इस घर में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं थी, बस हल्का रंग रोगन और कुछ पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। सुरेश हर सुबह लॉन में बैठकर अखबार पढ़ते और चाय पीते। राधिका आराम से रसोई में अपना मनपसंद खाना पकाती। दोनों महसूस करते थे कि पहले की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अब उन्हें सुकून मिल रहा है। लेकिन सिर्फ 2-3 हफ्ते बीते होंगे कि राधिका को दोपहर के समय दीवारों में अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने धीमे धीमे दीवार पीटते हुए रोने की आवाज छिपा दी हो। पहले पहल राधिका ने इसे अपना भ्रम समझा या किसी चूहे या छिपकली की हलचल माना। लेकिन दिन ब दिन ये आवाजें तेज और स्पष्ट होती चली गईं। एक दिन राधिका ने सोचा कि शायद बारिश हुई होगी और पानी किसी दरार से रिस रहा होगा जिससे टप टप की आवाज आ रही हो। मगर बाहर का मौसम साफ था। उन्होंने सुरेश को बुलाया और वह भी ध्यान से सुनने लगे। जुड़वां दीवारों के बीच से आती ये आवाज कभी कभी सुबकियों जैसी लगती, कभी किसी के घिसटने की और कभी किसी के सर पर चोट पड़ने की। सुरेश, जो खुद डॉक्टर थे, सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच में जुट गए। पाइप, सीलन, कीड़े मकोड़े आदि सब चेक किया, मगर कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे रातों को भी घर में सिसकियों या दर्द भरी आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। कई बार सुरेश और राधिका के कानों में आवाजें आती, जैसे कोई बहुत जोर से रो रहा हो पर उसे दबाने की कोशिश कर रहा हो।
कभी आवाज पास की दीवार से तो कभी बिल्कुल दूर किसी कोने से। ऐसे में दोनों की नींद उड़ जाती। एक बार आधी रात को राधिका उठी और देखा कि जिस दीवार से आवाज आ रही थी वहां हल्का सा पानी जैसा कुछ रिस रहा था, पर उसे छूने पर वह पानी नहीं था। कुछ गाढ़ा और अजीब द्रव्य था, मानो दीवार रो रही हो। वह कतरा सफेद रंग की दीवार पर भूरा सा निशान छोड़ रहा था। यह देख राधिका का कलेजा कांप गया। दोनों समझ चुके थे कि यह कोई आम समस्या नहीं है। सामान्य मरम्मत कराने वालों से लेकर इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर सभी ने देखकर कह दिया कि घर की संरचना में कोई समस्या नहीं है। सब लोग हैरान थे कि इतनी रहस्यमय आवाजों के बावजूद कुछ मिलता क्यों नहीं। इसी बीच राधिका को घर के इतिहास के बारे में पता चला। करीब 48 साल पहले यह मकान किसी प्राइवेट क्लिनिक का हिस्सा हुआ करता था। वहां एक डॉक्टर ने गरीब मरीजों पर गैर कानूनी तरीके से उपचार या प्रयोग किए, जिनमें से कुछ लोग संदिग्ध हालात में गायब हो गए या मौत के मुंह में चले गए। बहुत से लोगों ने शिकायत भी की, मगर सब दब गया। उस डॉक्टर के ढहे हुए क्लिनिक की दीवारों में जाने कितनी चीखें दफन थी। सुरेश और राधिका को लगा कि शायद जो भी पीड़ाएं, रोना धोना था, वह इस घर में ही रह गया होगा और अब किसी रूप में उभर रहा है। चूंकि दोनों ही चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े थे, वह उस दर्द की कल्पना कर सकते थे जो उन बदकिस्मत लोगों ने झेला होगा। उन्होंने किसी पुजारी को बुलाकर गृह शांति की पूजा करवाई। कुछ दिन राहत रही, मगर फिर तेज दहाड़ जैसी आवाज के साथ दीवारें गूंजने लगी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उससे रिहाई की गुहार लगा रही हो। एक शाम सुरेश ने हिम्मत करके सोचा कि दीवार का कुछ हिस्सा तोड़कर देखा जाए, ताकि अंदर कोई जानवर फंसा हो या कोई पुराना सामान हो जो बदबू फैला रहा हो। दीवार तोड़ते ही उन्हें एक मटमैली लोहे की छोटी सी पेटी मिली। उसमें कुछ पुराने कागज, एक पुरानी दवाई की शीशी और कुछ धुंधली तस्वीरें थीं। तस्वीरों में मरीजों के दर्दनाक चेहरे थे। किसी के हाथ पर पट्टी, किसी के माथे पर सूजन और सबके चेहरे पर डर की झलक। एक पुरानी रिसर्च फाइल भी थी, जिसमें वह डॉक्टर अत्यंत क्रूर परीक्षणों का उल्लेख करता दिखाई दिया। सुरेश ने वह पेटी बाहर निकाली और उसी क्षण ऐसा लगा मानो हवा भारी हो गई हो। पूरे घर में सिहरन फैल गई। उस दिन के बाद से सिसकियों की आवाजें और बढ़ने लगीं। दीवारें कई जगहों पर अपने आप ही सीलन छोड़ने लगीं, मानो घर रोते रोते टूट रहा हो। आखिरकार सुरेश राधिका ने हिम्मत कर वह सारी चीजें और दस्तावेज स्थानीय प्रशासन व इतिहास शोधकर्ताओं के हवाले कर दिए। वहां थोड़ा हंगामा हुआ। कुछ लोग उस डॉक्टर की काली करतूतों पर शोध करने लगे। कुछ स्थानीय अखबारों में खबर छपी। पर एक अजीब बात हुई। जैसे ही ये लैब रिपोर्ट और दस्तावेज सार्वजनिक हुए, घर की दीवारें कुछ शांत रहने लगी। हालांकि कभी कभी अभी भी रात के सन्नाटे में राधिका को लगता है कि किसी कोमल सी सिसकी गुजर गई है, मगर पहले जैसी प्रचंडता नहीं रही। सुरेश मानते हैं कि शायद इन अज्ञात पीड़ितों की कहानियां सामने आने से उनके दुख को थोड़ा सा मोक्ष मिल गया हो। हालांकि पूर्ण शांति मिली या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन अब कम से कम घर में रोज रोज चीख पुकार नहीं गूंजती। फिर भी ये दीवारें उनके भीतर छिपे अतीत के दर्द को कभी पूरी तरह भुला नहीं सकेंगी। यही वजह है कि सुरेश और राधिका भी उस दर्द को सम्मान देकर जीना सीख रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वे प्रार्थना न करते हों कि उन आत्माओं को आखिरकार शांति मिले, जिनकी कराह अब भी किसी कोने में बची रह गई होगी। कहानी 2 अटारी का भयानक सच। यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक पुराने घर की है, जिसे सुधीर और प्रीति नाम के नव विवाहित जोड़े ने खरीदा था। पुरानी शैली का विक्टोरियन ढांचा लिए वह बंगला किसी परिकठा सा लगता था। ऊंची छतें, लकड़ी का रेन पराउंड बरामदा और ऊपर एक छोटी सी अटारी। सीमित बजट के कारण उन्हें एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें थोड़ी बहुत मरम्मत करवाकर शांति से रहा जा सके। उन्हें लगा कि इस बंगले को ठीक करने में समय लगेगा, मगर घर की सुंदर बनावट उन्हें भा गई और उन्होंने सौदा कर लिया। शुरुआती कुछ हफ्ते तक सब सामान्य रहा। रविवार की सुबह दोनों कपल आराम से चाय पीते और भविष्य की योजनाएं बनाते। प्रीति घर के अंदर की सजावट के लिए उत्साहित थी,
और सुधीर बाहर के बगीचे को फिर से जीवंत बनाना चाहता था। पर ध्यान खींचने लगा वह अटारी, जो देखने में छोटी दिखती थी लेकिन अंदर से कहीं ज्यादा बड़ी महसूस होती थी। वह कम रोशनी वाला, धूल भरा स्थान था जिसके फर्श पर चलना भी थोड़ा खतरनाक लगता। कुछ पुरानी संदूकें, टूटी कुर्सियां और न जाने क्या क्या सामान वहां बेतरतीब पड़ा था। समस्या तब शुरू हुई जब रात को अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही है, कभी खटखट, कभी धीमे कदमों की आहट। सुधीर ने शुरू में सोचा कि शायद चूहे या बिल्ली घुस आए हों। एक रात वह टॉर्च लेकर अटारी में गया, पर उसे कोई जानवर नहीं मिला। बस मिट्टी और रद्दी सामान के बीच एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसी सर्द हवा चल रही हो। वहां की खिड़की भी बंद थी, फिर भी उसे लगा जैसे कोई बर्फीली हवा उसके कानों के पास से गुजरी हो। फिर अजीब चीजें होने लगी। कई बार अटारी का दरवाजा अपने आप खुला मिल जाता, जबकि सुधीर दिन में अच्छी तरह बंद करके आता था। कुछ चीजें अपनी जगह से सरक जाती, जैसे किसी ने उनको हिलाया हो। एक शाम प्रीति बाहर पौधों को पानी दे रही थी। तभी उसने अटारी की खिड़की पर एक धुंधला सा चेहरा देखा। वह चेहरा किसी बच्चे का लग रहा था, पर पहनावा इतना पुराना था कि डर लगने लगा। उसने सुधीर को आवाज लगाई, पर जब तक सुधीर आया खिड़की खाली थी। घबराकर दोनों ने घर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और आस पड़ोस के लोगों से बात की। पता चला कि बहुत पहले इस बंगले में रॉय परिवार के कई सदस्य रहते थे। उनमें एक छोटा लड़का भी था जो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। लोगों ने अलग अलग अटकलें लगाई। किसी ने कहा वह भाग गया, किसी ने कहा वह बीमारी से मरा, कुछ ने कहा परिवार ने उसे अटारी में बंद कर रखा था ताकि वह किसी संक्रमण को दूसरे बच्चों में न फैलाए। पर सच किसी को ठीक से नहीं पता। इसके बाद अटारी में गतिविधियां और बढ़ गईं। सुधीर और प्रीति को कई बार महसूस हुआ कि कोई हल्का सा बच्चा सा भागता है वहां। कभी खिलखिलाहट सुनाई देती तो कभी सिसकियां। एक बार प्रीति सोकर उठी तो देखा कि अटारी का दरवाजा एकदम खुला है और सीढ़ियों पर छोटे छोटे पैरों के निशान धूल में साफ दिख रहे हैं। वह निशान अटारी से निकलकर घर के बरामदे तक जाते थे और फिर कहीं गायब हो जाते थे। एक रात सुधीर ने हिम्मत करके तय किया कि वह इस अटारी की अच्छी तरह तलाशी लेगा और कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन रखा और धीरे धीरे वहां घूमने लगा। अंधेरे कोने में पहियों वाला एक पुराना बक्सा था। जैसे ही सुधीर ने उस बक्से को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। चौंक कर वह पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फोन के कैमरे में भी कुछ नजर नहीं आया, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने पर बाद में उसे लगा कि कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। अगली सुबह प्रीति को अटारी में एक पुराना कपड़ों का बक्सा मिला। उसमें बच्चे के पुराने कपड़े, धातु की एक गुड़िया, लकड़ी का घोड़ा गाड़ी और एक छोटा डायरी जैसा रजिस्टर। उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था, मुझे ठंड लग रही है, बाहर जाने दो, आज मैं शायद भूख से मर जाऊंगा। ऐसी हृदय विदारक बातें। लगा जैसे यह एक गुमनाम बच्चे के दर्द भरे मन की आवाज थी। यह पढ़कर प्रीति और सुधीर का मन भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि हो न हो यह उसी लड़के की आत्मा हो जो अटारी में जाकर कभी बाहर नहीं आ सका। मन में दया जागी और दोनों ने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने घर में छोटा सा यज्ञ करवाया और प्रार्थना की कि अगर इस आत्मा को कोई दुख है तो उसे मुक्ति मिल जाए। अटारी में बच्चे के कपड़े और खिलौने को एक साफ जगह पर सजाकर वे रोज दिया जलाने लगे। धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाओं में कमी आने लगी। अटारी का दरवाजा करवट नहीं बदलता, रात में हंसी या रोने की आवाज कम हो गई। पर एक रात जब प्रीति सो रही थी, उसे लगा कि एक हल्का हाथ उसके पैर को छूकर चला गया। उसने आंखें खोली तो उसे कुछ नहीं दिखा, मगर वातावरण में एक उदासी महसूस हुई। अगले दिन
अटारी में रखी हुई लकड़ी की घोड़ा गाड़ी, जिसे उन्होंने एक कोने में सहेज कर रखा था, दरवाजे के पास पड़ी मिली। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा उसे धकेल कर वहां तक ले आया हो। धीरे धीरे उन रहस्यमयी घटनाओं के बीच एक तरह की सहास्तित्व सी बन गई। सुधीर और प्रीति ने मान लिया कि वह बच्चा अब भी उस अटारी का कोई हिस्सा है। कभी कभी उन्हें हल्की सी सरसराहट या कोई गुनगुनाहट सुनाई दे जाती, जैसे कोई बच्चा अकेले खेल रहा हो, और उन्हें यह भी महसूस होने लगा कि वह आत्मा अब उतनी बेचैन नहीं रही। शायद उसकी पीड़ा कुछ कम हो गई, क्योंकि किसी ने उसके दर्द को महसूस किया। दोनों आज भी उसी बंगले में रहते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि एक इंसानी संवेदना भी है किसी अदृश्य आत्मा की ओर। हो सकता है उस आत्मा को उसकी छोटी सी जिंदगी में कभी प्यार से न अपनाया गया हो, लेकिन अब कम से कम उसका दर्द समझने वाले लोग जरूर हैं। यह अटारी उनके लिए हमेशा एक रहस्यमयी जगह बनी रहेगी, लेकिन वे कोशिश करते हैं कि वहां भटकी हुई आत्मा को इतना सहारा मिल सके कि अब उसे डर के बजाय थोड़ा सुकून महसूस हो। यह अजीब और डरावनी घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले आर्यन और मिताली के साथ घटी। वे दोनों अपने 2 बच्चों के साथ एक बड़ा घर लेना चाहते थे, ताकि हर किसी को अपना कमरा और खेलने कूदने की जगह मिल सके। उन्हें एक पुराना सा पर बड़ा घर मिला, जिसमें तहखाना भी था, जिसे वे बच्चों के खेलने की जगह बनाना चाहते थे। वह जगह काफी खुली और हवादार दिखती थी, लेकिन पुराने पाइप, थोड़ी सी सीलन और हल्की बदबू ने संकेत दिया कि मरम्मत की जरूरत होगी। शुरुआती हफ्ते तो बहुत अच्छे गुजरे। बच्चे पूरे घर में खुशी से दौड़ भाग करते, नए कमरों में अपना सामान सजाते और तहखाने को खोजने में लगे रहते। एक आध दिन बाद मिताली को महसूस हुआ कि तहखाने में कोई अजीब सा माहौल है। जब वह अकेली वहां जाती, उसे लगता कोई छाया सी हिली, मगर वह रास्ता सीधा होने के कारण कोई भी दूसरा भ्रम नहीं हो सकता था। पहले उसने सोचा कि रोशनी कम है, इसलिए ऐसा दिखा हो, लेकिन जल्दी ही बच्चे भी डरने लगे। उनका कहना था कि तहखाने में कोई अंकल है जो उन्हें घूर रहे हैं। आर्यन ने माना कि शायद बच्चों की कल्पना होगी, क्योंकि वे भूत प्रेत की कहानियां देख देख कर डर जाते हैं। मगर वही दिन रात 2 बजे के आसपास मिताली की नींद खुली तो उसे लगा कोई तहखाने का दरवाजा खटखटा रहा है। वह ऊपर वाले माले पर सो रहे थे और बीच में एक दरवाजा था जो तहखाने की सीढ़ियों तक जाता था। मिताली ने आर्यन को जगाया। दोनों चुपचाप नीचे गए, लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन ने सोचा शायद घर बसने के कारण लकड़ी या फर्श आवाज कर रहा हो। कुछ दिनों बाद तहखाने से बहुत तेज बदबू आने लगी, जैसे कोई सड़ा गला मांस हो। आर्यन ने सोचा कोई जानवर मरकर सड़ रहा होगा। उसने कोनों में टॉर्च लगाकर देखा, मगर कुछ नहीं मिला। बदबू फिर भी कभी आती, कभी गायब हो जाती। बच्चों ने तहखाने में जाने से मना कर दिया। कहते थे कि वहां बार बार वही अंकल दिखाई पड़ते हैं जो अंधेरे कोने में खड़े होकर उन्हें घूरते हैं। मिताली ने भी एक दिन उस कोने में परछाई जैसी कुछ देखी थी, मगर जब रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था। एक शाम मिताली घर में अकेली थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे और आर्यन बाजार गया हुआ था। उसे तहखाने से किसी के कराहने की आवाज आई, मानो कोई बहुत बीमार हो और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वह घबरा गई, पर हिम्मत करके नीचे गई। बदबू इस बार बेहद ज्यादा थी। उसे लगा कि कहीं कोई आदमी तो नहीं घुस आया। नीचे पहुंची तो देखा कोने में अंधेरा गहरा था और हल्की सी खरखराहट की आवाज गूंज रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई और उसे लगा जैसे कोई वहां से सरक कर गायब हो गया हो। पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। वह भागकर ऊपर आ गई। उस रात आर्यन ने तहखाने की रखवाली की ठानी। एक कुर्सी डालकर बैठा रहा। For about 2 hours everything was just normal, and then, well, he thought he heard someone coughing. वह टॉर्च लेकर घूमने लगा, कुछ भी नहीं दिखा।
वापस कुर्सी पर आकर बैठा तो फिर वही खांसी, अब इतने पास से जैसे किसी ने गर्दन पीछे से फूंक दी हो। वह चौंक कर मुड़ा। सामने कुछ भी नहीं था, मगर उसे लगा हवा में एक धुंधली आकृति थी जो तुरंत लोप हो गई। इस बात से आर्यन हिल गया, लेकिन उसने मिताली से यह बात छिपा ली ताकि वह और दिन पर दिन अजीब घटनाएं घटती रही। दरवाजा अपने आप खुलना, बच्चों के खिलौने तहखाने की सीढ़ियों पर पड़े मिलना, आधी रात को अजीब आवाजें। आखिरकार मिताली और आर्यन ने घर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि कभी उस घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी निमोनिया से मर गया था, लेकिन कहा जाता है कि उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था और तहखाने को ही अपना ठिकाना बना लिया था। कुछ लोगों के अनुसार वह बहुत कड़वा अनुभव लेकर मरा। शायद उसे लगा था कि परिवार ने उसे छोड़ दिया। आर्यन और मिताली को लगा कि वही आत्मा तहखाने में फंसी हुई होगी, अपनी बीमारी की अवस्था में लगातार परेशान। उन्होंने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया, जिन्होंने हवन और शांति पाठ करवाया। उनके समझाने पर दंपत्ति ने तहखाने में एक छोटा मंदिर स्थापित किया ताकि कुछ सकारात्मक ऊर्जा फैले। कुछ दिनों तक घर शांत रहा, मगर एक रात भयानक धक्के की आवाज से सब जाग गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने तहखाने का दरवाजा जोर से पटका हो। आर्यन जब वहां पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। वह टॉर्च की रोशनी ऊपर की दरार से अंदर डालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर जोरदार मुक्का मारा हो। वह घबराकर पीछे हट गया। अगली सुबह बिना देर किए वे इस घर से निकलने का फैसला कर चुके थे। कौन वहां रहना चाहेगा जहां एक अदृश्य रुग्ण आत्मा अपना दुख मनाती हो। कुछ ही दिनों में उन्होंने किराए का मकान ढूंढ लिया। पुराना घर फिर बिकने को बाजार में आ गया। मिताली कहती है कि वह आज भी कभी कभी सपने में उस आदमी की खांसी सुनती है, मानो वह उसके पास खड़ा हो। वह हमेशा सोचती है काश वे उस आत्मा को कोई राहत दे पाते, मगर जो भी कुछ था वह उनके बस से बाहर हो गया था। वह घर आज भी है और उसकी आगे की कहानी किसी को नहीं पता, पर संभव है कि तहखाने में वह अजनबी अब भी खांसता और कराहता हो, अगला परिवार आने का इंतजार करता हुआ। कहानी 4 रहस्यमयी दर्पण। यह घटना हुई मुंबई के पास के एक पुराने घर में रह रही ईशा के साथ, जिसने बड़ा अरमान से वह छोटा सा कॉटेज खरीदा था। यह जगह सुंदर थी। बाहर एक छोटी सी क्यारी, खिड़कियों से आती समुद्री हवा और अंदर पर्याप्त जगह। ईशा ने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़े थे। 2 नौकरियां करके तब जाकर यह घर मिल पाया था। क्योंकि कॉटेज पुराना था, कई चीजें पिछले मालिक ने वहीं छोड़ दी थीं। किताबें, फर्नीचर के कुछ टुकड़े और एक बहुत बड़ा सुनहरे फ्रेम वाला दर्पण। ईशा को यह दर्पण पसंद आया। वह कलाकृतियों जैसा लगता था। उसने उसे गलियारे में टांग दिया। शुरू में सब ठीक था, मगर कुछ दिन बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगा। जब भी वह उस दर्पण के सामने से गुजरती, उसे लगता कि परछाई में कोई और भी है, जिसे वह ठीक से देख नहीं पा रही। एक दिन दोपहर में उसने अपने ही प्रतिबिंब की जगह किसी और औरत के प्रतिबिंब की झलक देखी। लंबी बालों वाली, पुरानी सी साड़ी पहने हुए, आंखों में गहन उदासी। पर ज्यों ही ईशा ने दोबारा गौर से देखा, सब सामान्य हो गया। वह समझ नहीं पाई कि उसने वाकई कुछ देखा या सिर्फ भ्रम था। कुछ समय बाद दर्पण में ऐसे दृश्य दिखने लगे जिनका असली गलियारे से कोई लेना देना नहीं था। कभी उसमें दीवारों पर जले हुए निशान दिखते, कभी फर्श पर पानी फैला हुआ नजर आता, जबकि असलियत में कुछ भी ऐसा न होता। ईशा सोचती शायद रोशनी का अजीब एंगल है, मगर बार बार यही सब देख उसे शक होने लगा। पैरानॉर्मल जैसी बातें उसे कभी हजम नहीं हुई, लेकिन अब सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि अनदेखा करने की गुंजाइश नहीं थी। रात में कई बार उसने किसी महिला की धीमी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह पूरे घर में ढूंढती, मगर आवाज का कोई स्रोत न मिलता। वह हर बार उसी दर्पण के पास आकर ठिठक जाती। जो ही दर्पण को ढकने की कोशिश करती या दीवार से हटाने की सोचती, उसे लगता शीशे की सतह पर कोई हल्की धुंधली आकृति हाथ बढ़ा रही है, मानो मिन्नत कर रही हो कि मुझे मत हटाओ।
डर के कारण ईशा ने कुछ दिनों तक वो दर्पण सफेद चादर से ढक दिया, मगर वह चादर अजीब तरीके से बार बार गिर जाती। बात तब और भयानक हो गई जब ईशा के सपनों में एक ही सीन बार बार आने लगा। वह किसी पुराने जमाने की कोठी में है, जहां एक महिला जोर जोर से चीख कर मदद मांग रही है और फिर कोई साया उसे आग में धकेल देता है। नींद खुलते ही ईशा पसीने से लथपथ रहती। एक दिन उसकी एक परिचित ने बताया कि यह दर्पण बहुत पुराना है और शायद उसके साथ कोई आत्मा जुड़ी हो। ईशा ने मना कर दिया कि यह सब मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन मन में शक बना रहा। इसी बीच उसे घर के दस्तावेजों से पता चला कि पहले एक औरत इस घर में रहती थी जिसका नाम विभा था। वह किसी फैक्ट्री दुर्घटना में मारी गई थी। कुछ अफवाहें थीं कि उसने आत्महत्या की, कुछ ने कहा था कोई डरावनी घटना हुई, पर पक्की जानकारी किसी के पास न थी। यह दर्पण शायद उसी समय से घर में मौजूद था। एक शाम ईशा ने तय किया कि वह सीधा इस दर्पण से सामना करेगी। उसे लगा अगर कोई आत्मा है तो वह जानना चाहती है। क्यों? उसने दर्पण के सामने एक दिया जलाकर बैठ गई और सीधे उसमें देखने लगी। कुछ देर बाद उसे लगा कि गलियारे का प्रतिबिंब गायब हो गया। उसकी जगह एक सांवली सी कोठी दिखाई दे रही है जिसके दरवाजे जले हुए हैं। विभा जैसी दिखने वाली महिला वहां खड़ी रो रही है, हाथ जोड़ रही है। उसी वक्त एक गहरा साया उसके पीछे उभरा और वह महिला डर के मारे चिल्लाई। ईशा को लगा उसका भी गला घुट रहा है। कुछ देर के लिए वह अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। अचानक दृश्य गायब हो गया और दर्पण में फिर से ईशा का चेहरा दिखने लगा, पर वह इतनी भयभीत थी कि कांप रही थी। इसके बाद ईशा ने विद्वान पंडितों से परामर्श लिया। उन्होंने कहा कि अगर यह आत्मा कष्ट में है तो उसका उद्देश्य है न्याय या शांति की गुहार। अगर दर्पण उसे कैद किए हुए है तो उसे मोक्ष दिलवान होगा। ईशा ने रात में दर्पण के आगे प्रार्थना की, अगर तुम कष्ट में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। तुम्हारी कहानी कोई सुने, समझे, तुम्हें मुक्ति मिले। 7 दिनों तक ईशा ने रोज दिया जलाया और प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके सपने कम डरावने हुए। कुछ धुंधला सा एहसास हुआ कि वह आत्मा या विभा अब उतनी बेचैन नहीं है। 7वें दिन रात को ईशा को दिखाई दिया कि दर्पण में वही महिला शांत भाव से खड़ी है। उसके घाव भरे भरे प्रतीत हो रहे हैं और आंखों में थोड़ी शांति नजर आ रही है। वह बोल रही थी, धन्यवाद। फिर धीरे धीरे वह छवि गायब हो गई और ऐन उसी वक्त दर्पण पर कुछ दरार सी उभरी, मगर शीशा टूटा नहीं। अगले दिन ईशा ने महसूस किया कि घर का माहौल कहीं हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ हट गया हो। उस दिन के बाद से दर्पण फिर कभी अजीब दृश्य नहीं दिखाता। हालांकि ईशा ने उसे गलियारे से हटाकर एक कोने में रख दिया है। वह उसे न फेंकना चाहती है, न दोबारा इस्तेमाल। मानो यह उस आत्मा की आखिरी निशानी हो जिसने किसी तरह अपना दर्द जाहिर किया और अंततः एक राह पाई। कहानी 5 साए भरा कमरा। अब हम आते हैं 5वीं कहानी पर, जो घटी नई दिल्ली में रहने वाली इंजीनियर इशिता के साथ। वह एक बढ़िया सैलरी वाली नौकरी पाकर शहर में एक आधुनिक फ्लैट ले सकी थी। यह फ्लैट नई बिल्डिंग में था, जहां सब कुछ काफी आधुनिक और फैंसी लग रहा था। बड़े बड़े शीशे के दरवाजे, 24 घंटे सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह। इशिता बहुत उत्साहित थी कि उसे इतनी सुविधा वाला फ्लैट मिला। शुरुआत में कोई समस्या नहीं थी। उसने दोस्तों को हाउस वार्मिंग पार्टी पर बुलाया। सबने मिलकर खूब मस्ती की। पर जब उसने अपने बेडरूम में सोना शुरू किया, उसे अजीब सा महसूस हुआ। लेटते ही उसे लगता कि कमरे में कोई और भी है जो अंधेरे कोने में खड़ा है और उसे देख रहा है। उसने कई बार उठकर लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं दिखा। वह इसे मानसिक दबाव या नई जगह के डर के रूप में टालती रही। धीरे धीरे रात में उसे अजीब सपने आने लगे। काले धुंधले साए उसके बिस्तर के आसपास मंडराते थे। एक लंबा साया उसके बिस्तर के पैताने पर खड़ा रहता। कभी कभी उसके कंधे पर कोई ठंडी उंगली रखने जैसी अनुभूति होती। एक रात
इशिता को लगा बिस्तर के दूसरी तरफ बैठने की हल्की सी धंसाव महसूस हो रही है, जैसे सचमुच कोई बैठा हो। डर के मारे उसने तुरंत लाइट जलाई, मगर बिस्तर की चादर कुछ सिकुड़ी हुई थी, मानो वास्तव में किसी ने अभी अभी वहां से उठकर पैर खींचे हों। कमरे की खिड़कियों पर पर्दे भी गहरे रंग के थे, जिसके कारण उसे लगता था कि परछाइयां और ज्यादा डरावनी दिखती हैं। उसने पर्दे बदलकर हल्के कर लिए, लेकिन साये की समस्या कम नहीं हुई। दिन में कमरा सामान्य लगता, मगर रात पड़ते ही मानो हवा बदल जाती। कई बार उसे लगता कि दीवार पर कोई परछाई रेंग रही है, जो आसपास के लैंप की रोशनी से मेल नहीं खाती। कभी कोई लंबी भुजासी आकार ले लेती, कभी मानो कोई चेहरा उभर कर गायब हो जाता। डरी भरी इन घटनाओं से आजिज आकर इशिता ने अपने मकान मालिक से बात की। उसने यह कहकर बात टाल दी कि नई बिल्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर इशिता ने आसपास के निवासियों से पूछा तो ज्यादातर ने कहा कि उनके फ्लैट में कोई परेशानी नहीं है। कुछ ने हंसकर कहा कि शायद इशिता बहुत थकान में है और उसका दिमाग अजीब चाल चल रहा है। इससे इशिता और अकेली महसूस करने लगी। उसने एक दिन बेडरूम में एक छोटी कैमरा लगा दी, जो मोशन डिटेक्ट करके रिकॉर्ड कर सके। रात को सोते समय कैमरा ऑन था। अगले दिन फुटेज देखने पर वह दंग रह गई। कुछ सेकंड के लिए कमरे में एक हल्की सी धुंध उभरती दिखी, जो बेड के पास आती फिर गायब हो जाती। यह कोई प्रकाश की प्रतिबिंब या परावर्तन नहीं लग रहा था, बहुत अस्वाभाविक सा प्रतीत हुआ। इशिता का शक पुख्ता हो गया कि यहां कुछ असाधारण जरूर है। उसने अपनी सहेली नेहा को बुलाया, जो पारलौकिक विषयों में रुचि रखती थी। नेहा ने कमरे का मुआयना किया और कहा कि उसे कमरे में भारीपन और सर्द एहसास हो रहा है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा का जमाव हो। नेहा ने लैंप बंद करके कुछ मंत्र और धूप बत्ती से कमरे को शुद्ध करने की कोशिश की। उस समय इशिता ने देखा कि कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा साया उभरा और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे धूप बत्ती की तेज गंध से उसे धक्का सा लगा हो। यह देखकर दोनों सहेलियां कांप गईं। कुछ दिन कमरे में शांति रही। फिर उसी हफ्ते इशिता को आसानी से सोने में दिक्कत होने लगी। हर बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसके ऊपर झुककर सांस ले रहा हो। एक दफा तो वह बुरी तरह चीख कर उठ बैठी, जब उसे लगा किसी ने उसके बालों को स्पर्श किया है। उसी रात उसने देखा कि सीलिंग के कोने में एक काला साया उल्टा लटका है। रोशनी जलाने पर कुछ भी नहीं, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे लगा वह साया उसकी ओर घूर रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अब इशिता को लगने लगा था कि यह फ्लैट चाहे जितना नया दिखे, यहां कुछ अजीब दबी हुई ऊर्जा है। वह रिकॉर्ड खंगालने लगी। केवल यह पता चला कि यह जगह पहले किसी पुरानी 3 स्टोरी इमारत का हिस्सा थी, जिसे तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। उस पुरानी बिल्डिंग में कभी एक हादसा हुआ था, एक व्यक्ति ऊपरी मंजिल से गिरा था या धक्का दिया गया था, यह साफ नहीं था। लोग कहते थे कि वह आदमी अज्ञात था और उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। शंका हुई कि वही आत्मा इशिता के कमरे में भटक रही हो। उसने फिर से घर में पूजा पाठ कराने की कोशिश की। पुजारी ने कहा कि चूंकि यह नया कंस्ट्रक्शन है, चप्पे चप्पे का शुद्धिकरण नहीं हुआ होगा। उन्होंने भी हवन किया, पवित्र जल का छिड़काव किया और कुछ पूजा की विधियां पूरी की। हर कोने में तिलक भी लगाया गया। कुछ हफ्तों तक साए कम होते दिखे और माहौल शांत था। इशिता को लगा कि शायद अब मामला हल हो गया। वह भी थोड़ा निश्चिंत होने लगी। लेकिन एक रात अचानक लाइट बंद होने के बाद उसे साफ दिखा कि एक बड़ा सा परछाई उसके कमरे के दरवाजे के पास से गुजरी और गायब हो गई। वह साया इंसानी आकार का था, मगर बहुत लंबा और कंधे चौड़े। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वह चुप रही, सोचती रही कि क्या करे।
अगले दिन उसने फैसला लिया कि इस फ्लैट में रहने से बेहतर है कि वह कहीं और चले, चाहे उसे जुर्माना देना पड़े या आगे का किराया गंवाना पड़े। वह अब डर डर कर जीने को मजबूर नहीं होना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी घर ढूंढा, सामान पैक किया और हफ्ते भर में निकल गई। अजीब बात यह है कि उसके बाद से इशिता को कभी वे डरावने सपने नहीं आए। उसे पूरा यकीन हो गया कि वह साया सिर्फ उसी कमरे से जुड़ा था। तभी उसने अपना ठिकाना बदला तो सब ठीक हो गया। जब भी उसे वह कमरा याद आता है, उसकी रूह कांप जाती है। नए कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद वह जगह किसी प्रेत की गिरफ्त में थी। ऐसा प्रेत जिसे शायद उस जमीन पर हुए किसी पुराने अन्याय या दुर्घटना से मुक्ति नहीं मिली थी। भले ही इशिता ने कई बार हिम्मत की, पर जिस कमरे में रहकर कोई भी इन सायों से रात दिन जूझता हो, वहां रहना आसान नहीं था। वह मानती है, कभी कभी बेहतरीन इमारतें भी डर का अड्डा बन जाती हैं, अगर वहां का अतीत अंधकार में रहा हो। तो दोस्तों, ये थीं 5 सच्ची घटनाएं जिन्होंने नए घर, नए ठिकाने या नई शुरुआत के सपनों को भयानक यादों में बदल दिया।